सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी पर 4 बजे की 4 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को हटाकर डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी बिहार और यूपी के यादव वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इसी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे हुए, जहां वो लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाते हुए नजर आए। सीएम आजमगढ़ क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले 5 लोकसभा इलाकों आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया और साथ ही साथ सलेमपुर लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के पदाधिकारियों संग बैठकों में शामिल होने पहुंचे। इससे पहले सीएम मोहन यादव वाराणसी पहुंचे थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वो वाराणसी पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत, अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोशिश पूरी तरीके से यह है कि आजमगढ़ के जो यादव वोटर्स है खासकर उनमें सेंधमारी की जाए और बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश की जाए। ये बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा मोहन यादव, और उसी हिस्से के तहत आज वो यूपी पहुंचे हुए हैं और यहां पहले सीधे वो वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो सड़क मार्ग के जरिए आजमगढ़ रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। और देखिए, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री रिपीट ना करने के पीछे एक बड़ी वजह यह रही कि डॉक्टर मोहन यादव को यादव वोटरों के बीच में जगह बनाने की भाजपा की कोशिश, और देखिए उसी कोशिश को अमली जामा पहनाते हुए आज मोहन यादव यूपी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनका स्वागत, अभिनंदन किया गया। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स, सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। 5 लोकसभा सीटें और उन पर खास तौर पर यादव जो हैं बड़ा वोट बैंक माने जाते हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने मोहन यादव को अब लोकसभा के रण के तहत यूपी में उतार दिया है। एमपी में मोहन यादव और यादव वोटर्स पर बीजेपी की नजर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय राजन जी सलाहकार संपादक के तौर पर जुड़े हुए हैं। संजय जी, अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में पहुंचे हैं मोहन यादव, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कवायद है बीजेपी की, और इस रणनीति के तहत ही मध्य प्रदेश के जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं वो आजमगढ़ दौरे पर आए हैं। चर्चा इस बात को लेकर के है कि संभवतः आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, लिहाजा वहां पर यादव वोट बैंक को सेंध लगाने और एक अलग पहचान देने की कोशिश की जा रही है इस पूरे क्षेत्र पर। जहां तक यूपी की बात की जाए तो 54 ऐसे जिले हैं जहां पर ये माना जाता है कि 10 से लेकर के 12% तक यादव वोटर हैं, जबकि 12 जिले ऐसे हैं जहां पर 20% से ज्यादा यादव वोटर्स हैं। समाजवादी पार्टी की बुनियाद भी यादव के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है, लिहाजा समाजवादी पार्टी को डेंट लगाने का ये बीजेपी का फार्मूला है, और हमें लगता है कि इसी के तहत आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आजमगढ़ आए हैं, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ उत्तर प्रदेश में वो भेज सकते हैं, जिससे कि यादवों के ऊपर एक प्रभाव डाला जा सके। इस नजरिए से देखा जाए तो क्योंकि यूपी में अगर मुख्य विरोधी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस का साथ भी समाजवादी पार्टी को मिल गया है, लिहाजा कहीं ना कहीं आरएलडी के राष्ट्रीय लोक दल के बाद अब समाजवादी पार्टी को डेंट लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कर रहे हैं, और ये बेहद ही दिलचस्प मामला भी नजर आ रहा है। मेरे साथ फखरुल हसन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रुख करेंगे फखरुल हसन का। फखरुल जी, समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में आज भाजपाई कोशिश यह है कि यादव वोटर्स को साथ लेने के लिए आज मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। क्या यादव वोटर क्या समाजवादी पार्टी से छुटक जाएंगे? फखरुल हसन साहब। कि मध्य प्रदेश से आजमगढ़ आए,
उससे क्या भला होने वाला है जनता का। आज तो दिल्ली में किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो मुद्दे तो किसान, मजदूर, नौजवान है ना। मुद्दा यादव, मुसलमान, पिछड़ा, दलित, उन सबके अधिकार, उनके हक है ना। तो कौन हक दे रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यादवों को हक मिल रहा है, उनको अधिकार मिल रहा है? मध्य प्रदेश में आपने किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो उससे क्या उत्तर प्रदेश के यादवों का भला हो रहा है, पिछड़ों का भला हो रहा है, किसानों का भला हो रहा है, या मजदूरों का भला हो रहा है? हसन साहब, बीते हफ्ते अखिलेश यादव गए थे काशी में और वहां पर वो अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए चुनावी अभियान को अमली जामा पहनाते हुए नजर आ रहे थे और आज जवाब देते हुए बीजेपी ने भेजा है मोहन यादव को आपके गढ़ में। देखिए, हमारा गढ़ अभेद है। वो किसी मोहन यादव के आने से नहीं टूटने वाला है ना। आप उनको आपने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी को हक है, चुनाव लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को भी कहीं आने और जाने का पूरी छूट है। तो आए हैं, बिल्कुल उनको अच्छा है कि वो उनको आजमगढ़ की याद आई है। उनको उत्तर प्रदेश में जो यादवों पे अत्याचार हो रहे हैं उनको भी देखना चाहिए मोहन जी को, जिसपे भारतीय जनता पार्टी खामोश हो जाती है। दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी देखना चाहिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में आए हैं तो वो जरूर उत्तर प्रदेश की जो हालात हैं उनकी तस्वीर को देख के जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं उनको भी देखते हुए जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि जो यादवों के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके से नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है, पिछड़ों को नहीं मिल रहा है, दलितों को नहीं मिल रहा है, अल्पसंख्यकों में जो अत्याचार है उन पे भी सवाल पूछिए। तो उनके दौरा करने से कहीं कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए हैं, उनका स्वागत है। यहाँ आए हैं, घूमे फिरे, लोगों से मिले, वापस चले जाएंगे, उसमें क्या है। जरूर हसन साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये दौरे करने से कुछ नहीं होगा, समाज की बात करनी चाहिए, सामाजिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। आपने अवैध किले का जिक्र किया, आजमगढ़ में क्या हुआ उपचुनाव में, मैनपुरी में क्या होता है लोकसभा चुनाव में, रामपुर में क्या होता है। तो आप देखिए कि आपका जो अवैध किला है वो पूरी तरीके से ढहा दिया गया था। ठीक बात है, कैसे लड़ेंगे सर? ठीक बात है। जब बाई इलेक्शन होता है तो सब जानते हैं कि वो सरकारी मशीनरी कैसे इस्तेमाल होता है। मुख्य चुनाव जब होता है, तो मुख्य चुनाव हुआ था आजमगढ़ में, तब सबने देखा था क्या हुआ था। रामपुर में क्या हुआ था ये सबने देखा था। बाई इलेक्शन में किस तरीके से रामपुर में लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, आजमगढ़ में किस तरीके से लोगों के वोट को काटने का काम किया गया। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ गया? अगर 19 के लोकसभा चुनाव को देखिए आजमगढ़ में, और फिर बाद में हुए बाई इलेक्शन को देखिए, तो क्या भाजपा का वोट बढ़ा? हाँ, परिस्थितियां ऐसी थी कि बसपा के प्रत्याशी को वोट ज्यादा मिल गया, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी वहां पे बाई इलेक्शन को जीत गई थी। कुछ सरकारी मशीनरी का उपयोग कर लिया था, लेकिन जो वोट 2019 में मिला था वही वोट उनको 2022 बाई इलेक्शन में भी उतना ही मिला। तो उनका वोट कहाँ बढ़ा है? तो भाजपा का तो जो वोट था वो उतना ही वोट है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ भी जीतेगी, रामपुर भी जीतेगी। जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वो तो गढ़ बना ही हुआ है। हम तो 2024 में 80 लोकसभा चुनाव पे काम कर रहे हैं, बूथ पे काम कर रहे हैं, प्रभारी बना दिए, और हमें अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने नेताओं पे, इस देश की, उत्तर प्रदेश की जनता पे, किसान मजदूर पे भरोसा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से कम साफ कर देंगे। हसन साहब, आपने कहा कि यादवों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, भेदभाव हो रहा है। आप लगातार मांग करते रहे जातिगत जनगणना की, मोहन यादव को एमपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया और उन्हीं मुख्यमंत्री को अब यूपी के रण में उतार दिया गया है। क्या लगता है कि क्या यादव कहीं ना कहीं सपा से छुटकेगा, बीजेपी के साथ जाएगा? क्या इससे क्या जाति जनगणना हो जाएगी? इससे क्या जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई जिसमें पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला, क्या यादव जी, उन मोहन यादव के आने से वो जाति जनगणना हो जाएगी, पिछड़ों को उनका अधिकार, उनका हक मिल जाएगा? देखिए, किसी व्यक्ति के कहीं किसी दौरे करने से कहीं तस्वीर नहीं बदलती। तस्वीर जब बदलती है जब आप जो हैं समाज के लिए काम करते हैं, मजदूर किसान के लिए काम करते हैं। आज तो हम देख रहे हैं किसानों पे लाठीचार्ज हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नौकरियों में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। तो आप किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? वोट तो आपको जनता के ठीक है, पास। बहुत शुक्रिया हसन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन साहब, जो सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि भाई केवल यात्राएं करने से, दौरे करने से कुछ नहीं बदलने वाला है, बल्कि बदलेगा कैसे? जनता के लिए काम करके। तो ये बड़ी खबर थी जिस पर हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपना रुख, अपना बयां कर रहे थे और किस तरीके से वो बीजेपी पर हमलावर हैं।
तो उधर लखनऊ में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया और जीबीसी 4.0 के सफल आयोजन के लिए जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। 19 और 21 फरवरी तक लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनके अलावा कई केंद्रीय मंत्री, राजदूत और अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव रखा जाएगा। ऐसे में इस मेगा कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियों पर सीएम ने समीक्षा बैठक की है। तो देखिए 19 से 21 फरवरी यानी कि 3 दिनों तक ये जीबीसी 4.0 मेगा कार्यक्रम चलने वाला है और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की है। 3500 से ज्यादा इन्वेस्टर इसमें हिस्सा लेंगे और माना यह जा रहा है, दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से कि भाई 75 के 75 जिले जो हैं वो लाभान्वित होंगे इस सेरेमनी के जरिए। तो इसी तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करेंगे और इसके सफल आयोजन के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों और मंत्रियों संग ये समीक्षा बैठक की और जायजा लिया है तमाम तैयारियों का, क्योंकि बेहद अहम ये योजना हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही है कि भाई 75 के 75 जिले, 1-2 जिले, 10-15 जिले नहीं बल्कि पूरे यूपी को कवर करने की कोशिश रहेगी इस जीबीसी के जरिए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए, कि भाई हम कैसे तमाम जिलों को लाभान्वित कर पाए, उन्हें जोड़ पाए। और इसी के तहत में देखिए 19 से 21 फरवरी के बीच यानी कि 3 दिनों का ये मेगा शो होने वाला है। खुद मोदी यहाँ पर शामिल होंगे, तमाम देशों के राजदूत शामिल होंगे और 3500 इन्वेस्टर्स, जी हाँ 3500 इन्वेस्टर इसमें हिस्सा लेंगे और 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा। ऐसे में ये बहुत ही जरूरी सेरेमनी मानी जा रही है यूपी के विकास के लिहाज से। और इसी के तहत में देखिए तस्वीर के जरिए देखिए आप कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जरूरी दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों को देखे जा सकते हैं, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट पर लीड करते हुए तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। केवल सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि क्या कुछ तैयारियां अधिकारियों के स्तर से की जा रही है, प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है और तैयारियां कहां तक पहुंची, क्योंकि अब वक्त आ गया है उन्हें अंतिम रूप देने का उन तैयारियों को। ऐसे में ये अहम बैठक आज योगी आदित्यनाथ की तमाम अधिकारियों संग खत्म हुई है। 3500 से ज्यादा इन्वेस्टर हिस्सा लेंगे और कोशिश रहेगी कि भाई यूपी के सभी 75 जिलों को इस लाभ से, इस सेरेमनी के जरिए उन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश को अंजाम दिया जाए। सभी 75 जिले योजना से लाभान्वित होंगे। जीबीसी 4.0 इससे पहले 3 सेरेमनी आयोजित की जा चुकी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक संजय राजन जी मौजूद हैं। संजय जी, जीबीसी 4.0 को लेकर आज योगी ने समीक्षा बैठक की है, क्या कुछ तैयारियां रही, क्या कुछ निकल कर आया इस बैठक से संजय जी? लेकिन सबसे पहले तो ये बता दें कि योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि होने जा रही है, क्योंकि 40,000 करोड़ के जो निवेश की बात की गई थी, जिसको लेकर के यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, अब उसको जमीन पर उतारने की पूरी तैयारी है। इसमें करीब 32 जिले हैं जहां पर परियोजनाओं का भूमि पूजन कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को दोपहर तक राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। इस आयोजन को लेकर के निश्चित तौर पर एक उत्साह का माहौल है कि करीब 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हैं जिसका भूमि पूजन होना है और आने वाले दिनों में रोजी रोजगार का एक बेहतर जरिया बनेगा। और जो उत्तर प्रदेश को लेकर के दावा किया जाता है उत्तर प्रदेश का, उसकी ओर लगातार बढ़ता हुआ ये कदम बताया जा रहा है। कुल मिलाकर के इस आयोजन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ, चाहे वो मुख्य सचिव स्तर के हो या जितने भी जुड़े हुए लोग हों, सब लोग इस बैठक में मौजूद थे। आला अधिकारियों के साथ समीक्षा की है कि किस तरह से इस भूमि पूजन कार्यक्रम को, जिसे ग्राउंड सेरेमनी का नाम दिया गया है, उसे सफल आयोजन किया जा सके। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजी रोजगार के नजरिए से भी इसे काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर औद्योगिक विकास आएगा, चाहे वो आईटी के क्षेत्र में हो, सोलर पावर के क्षेत्र में हो या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं विदेशी और देसी, उन्होंने यहाँ पर निवेश की इच्छा जाहिर की है और अब उसको जमीन पर उतारने की ये कवायद है। तो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में निश्चित तौर पर इसे देखा जाएगा और खास करके जब चुनावी साल है तो लोगों को यह संदेश देने की भी कोशिश होगी कि योगी सरकार जो है लगातार जनता के जो उम्मीदें हैं उस पर खरी उतरती हुई नजर आ रही है। जी संजय जी, जिस तरीके से आपने बात की औद्योगिक विकास की और साथ ही साथ
चुनावी साल में लोगों को तमाम लाभ देने की। ऐसे में कौन कौन सी मुख्य परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं और खासतौर पर चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, करीब 40,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला था योगी सरकार को जब इन्वेस्टर समिट हुआ था। इसको लेकर के जो बृहद तैयारियां की गई थी, इसमें अलग अलग जनपद हैं, जैसे रायबरेली की बात करी जाए, श्रावस्ती की बात करी जाए, बुंदेलखंड के कई जिले हैं, अलग अलग योजनाएं परियोजनाएं हैं। और हमें लगता है कि जो मैं देख पा रहा था या पढ़ पा रहा था, उसमें करीब करीब 1500 से 1800 कंपनियां हैं जो अलग अलग छोटे छोटे और बड़े बड़े उपक्रमों में निवेश करने जा रही हैं। तो इसको लेकर के ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आयोजन को सफल बनाने में तो जुटे हुए हैं। और खास करके तब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे राजधानी लखनऊ में, तो निश्चित तौर पर ये आयोजन काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि एक देश को बताने और यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश होगी कि किस तरह से बीजेपी की सरकार और बीजेपी शासित जो राज्य की सरकारें हैं वो निवेश को बढ़ावा दे करके रोजी रोजगार का एक बेहतर माहौल पैदा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब उद्योग धंधे लगते हैं तो उससे जुड़े हुए तमाम चीजें होती हैं जो विकास के दायरे में आती हैं और आधारभूत संरचना के साथ साथ किसी राज्य की पहचान बनती है। तो कुल मिलाकर के इस आयोजन को लेकर के ये कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से औद्योगिक विकास तो होगा ही, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में और दूसरे इलाकों में, दूसरे सूबों में जाते रहे अपने रोजगार के लिए, रोजी के लिए, अब वो बाहर ना जाएं, उसके लिए जरूरत है उत्तर प्रदेश में ही तमाम कंपनियों को लाने की। और उसी के तहत में देखिए ये हजारों करोड़ का निवेश जो है योगी सरकार में होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, और अब लोगों को रोजगार भी मिलेगा और तमाम खुशियां भी उत्तर प्रदेश में बरकरार रहेंगी, वापस लौट कर आएंगी। उधर 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से जया बच्चन और आलोक रंजन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं रामजी लाल सुमन को भी सपा ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। इस दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी साथ में मौजूद रहे। गौरतलब है कि यूपी में खाली हो रही 10 राज्यसभा सीटों के लिए 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव से पहले खाली हो रही ये सीटें बेहद अहम मानी जा रही हैं। खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। तो देखिए राज्यसभा भेजे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के 3 मेंबर, जिनमें आज जया बच्चन और आलोक रंजन ने पर्चा दाखिल कर दिया है। और इसके लिए अखिलेश यादव संग शिवपाल यादव भी मौजूद रहे, क्योंकि भाई 10 राज्यसभा सीटें यूपी से खाली हो रही हैं कुल 15 राज्यों की 56 सीटों में से, और 27 फरवरी को इन सीटों पर मतदान होने हैं। तो इस लिहाज से देखिए चुनाव भी, लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है, और उससे पहले राज्यसभा की खाली हो रही सीटों पर अब जो है तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, 7 का ऐलान बीजेपी ने कर दिया था और 3 का ऐलान समाजवादी पार्टी ने। और इसके बाद आज समाजवादी पार्टी की ओर से 2 कैंडिडेट्स ने पर्चा दाखिल कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ अजय द्विवेदी संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अजय जी, जया बच्चन और आलोक रंजन समाजवादी पार्टी की ओर से 2 कैंडिडेट्स ने पर्चा दाखिल कर दिया है, और साथ ही साथ रामजी लाल का नाम भी उन कैंडिडेट्स में शामिल है। अजय जी, ये आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी बात है कि जो 15 राज्यों के जो लोग राज्यसभा की जो 56 सीटें हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश में 10 सीटें को आज लेके नामांकन हो गया, जिसमें से 7 बीजेपी के खाते में जाना ये तय है, और वहीं 3 जो समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की बात हो रही थी। तो उसमें समाजवादी पार्टी ने इन 3 नामों की घोषणा कर दी, जिसमें आज जया बच्चन ने नामांकन अपना दाखिल किया। वहीं दूसरी तरफ आलोक रंजन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया, वहीं राम जी ने भी अपना आज नामांकन दाखिल किया। यानी कि लगभग इन तीनों कैंडिडेटों का लगभग ये तय है कि वो राज्यसभा में पहुंचेंगे। जो 10 की बात हो रही थी उसमें 7 बीजेपी के पास है। यानी कि जो आंकड़ों की बात कहें, अगर उनमें आंकड़ों की बात कही जाए
उसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास बिल्कुल जाती हुई दिखेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 7 सीटों पे बीजेपी का अपना वर्चस्व होगा। जी देखिए अजय जी, लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, ऐसे में देखिए ब्यूरोक्रेसी से आलोक रंजन है, वहीं राज्यसभा दोबारा भेजी जा रही है जया बच्चन। तो चुनाव के लिहाज से, लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये 3 चेहरे कितने अहम होने वाले हैं? आपको बता दें कि जैसे 2024 का लड़का बिल्कुल बच चुका है, सभी पार्टियां अपने अपने दावे और अपनी अपनी कोशिशें कर रही कि 2024 में या तो अधिक से अधिक सीटें पा सके या फिर सत्ता के नजदीक जा सके। अभी जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है उसमें भी अपनी को मजबूती देने के लिए जो 7 राज्यसभा की सीटें हैं उस पर लगभग अपने प्रत्याशियों की घोषणा उसने भी कर दी। ये जरूर है कि नामांकन आज समाजवादी पार्टी ने जो 3 का है वो कर दिया, लेकिन आपको बताएं जो 2024 के रण की बात कह रहे हैं, ये नामांकन कहीं न कहीं वो आने वाले समय में उन्हें मजबूती देंगे। सबसे बड़ी बात, आलोक रंजन एक अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनके अनुभव का फायदा पूरा समाजवादी पार्टी लेनी चाहिए। वहीं दूसरी बात, ये जया बच्चन को फिर से एक मौका दिया है समाजवादी पार्टी ने। जो समाजवादी पार्टी की बात करें तो अमिताभ बच्चन की वाइफ है और अमिताभ बच्चन का एक बड़ा सिनेरियो है, या यूं कहे कि जन जन में वो फेमस है, तो कहीं न कहीं हो सकता है उनको चुनाव में भी बात का फायदा मिलता दिखेगा। और वही रामजी लाल को भी एक जोड़ के समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी कोशिश की है। निश्चित तौर पर चुनाव प्रचारक के तौर पर जया बच्चन को उतारा जा सकता है लोकसभा के रण में। आखिर में बहुत संक्षेप में जाना चाहूंगा अजय जी, देखिए शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की एकता को लेकर तमाम बार सवाल उठते रहे हैं। अभी विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया था। आज जब पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे तो शिवपाल संग अखिलेश यादव भी थे, यानी अखिलेश और शिवपाल दोनों साथ साथ थे। एकता को लेकर क्या कहेंगे? क्या जवाब देने की कोशिश की गई है इसके जरिए? ये आपको बता दें कि वो एकता की बात, अभी आपको बताया कि बहुत सारी पार्टियां जो अलग अलग गठबंधन करने की कोशिश में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने जरूर एक बल दिखाने की कोशिश की। जो आज शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों साथ दिखे। आपको बताएं पिछले दिनों काफी जो उस तरह की बातें निकल के आ रही कि ये दोनों की दूरी है ये, लेकिन पिछले 1 साल से लगभग दोनों के बीच एक सामंजस्य देखने को मिल रहा है। और एक विधानसभा से लेकर बाहर रोड तक इन दोनों लोगों ने समाजवादी पार्टी को एक मजबूत आधार। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी इस खबर पर जानकारी के लिए। तो देखिए 3 कैंडिडेट्स ने पर्चा दाखिल कर दिया है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो ये राज्यसभा में जो 27 फरवरी को मतदान होना है, इसके लिए समाजवादी पार्टी की ओर से कैंडिडेट्स ने पर्चा दाखिल कर दिया है। उधर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से गुणागणित तेज हो गया है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिशों में जुटी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलायंस कर सकती है। पार्टी ने कांग्रेस को 1 सीट का ऑफर दिया है। पार्टी की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर जवाब नहीं मिला तो 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आम आदमी पार्टी कर देगी। वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 2 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात की कि आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर बीजेपी को आसानी से 7 लोकसभा सीटें नहीं दे सकती। इसीलिए केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को ऑफर देकर बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने का एक तरीके से ऐलानिया जंग का बिगुल बजा दिया है। परिप्रेक्ष्य में भी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है। एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें 1 सीट ऑफर करते हैं। तो हम देखिए इस खबर पर जानकारी के लिए मेरे साथ अजय द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए अजय जी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी में अलायंस की चर्चा चल रही है और आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर 1 सीट दिल्ली में देने की बात कही है। अजय जी क्या अपडेट? आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी बात और खबर निकल के आ रही है अभी दिल्ली में, एक तरह से आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान ऐसे समय में किया है जब उसको किसान आंदोलन का एक तरह से मुक्त समर्थन मिल चुका है। किसान आंदोलन की तरफ वो एक तरह से
काफी सहज ढंग से बढ़ती दिख रही कि वो उनके पक्ष में दिख सके। इसी मौके को भुनाने के लिए आज उसने दिल्ली में इस तरह की बातें कही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पंजाब में एक तरह से आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने की बात कही है वही, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का साथ चाहती है। उसके पीछे की सबसे बड़ी रणनीति है कि किसी भी हाल में वो बीजेपी को सत्ता इतनी आसानी से देने वाली नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली के 7 सीटों पे भाजपा का कब्जा था, और वहीं अब इस बार आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में सरकार उसकी है तो वो लोकसभा में भी उसको कहीं न कहीं भुलाने की कोशिश में है। और इसी वजह से 6 सीटों पे लगभग उसने अपने प्रत्याशियों के नाम सोच रखे। और सबसे बड़ी बात है कि 1 सीटें वो कांग्रेस के लिए देने वाली है, लेकिन इससे बड़ी बात निकल के आएगी क्या कांग्रेस इस 1 सीट से सहमत होती या नहीं होती है। क्या कांग्रेस की ओर से क्या कोई जवाब आया, कोई प्रतिक्रिया आई क्या अब तक? अभी कांग्रेस की तरफ से इस तरह का कोई जवाब नहीं है। जरूर है कि इनके तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये ऑफर गया उसे कांग्रेस विचार कर रही है, लेकिन जो वही कांग्रेस पार्टी का ये जरूर कहना कि अगर हम दिल्ली में आपका साथ देते तो पंजाब में, जो कि आमतौर पर वहाँ पे विपक्ष में एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस आम आदमी पार्टी, तो वहाँ कहीं न कहीं वहाँ भी साथ लेने की बात कही। और सीट बंटवारे को लेकर आपको बताएं, इंडिया गठबंधन में काफी समय से जो उठापटक चल रही थी, बहुत सारी पार्टियां अलग हो गई, बहुत सारी पार्टियों ने अपनी दूसरे बीजेपी से हाथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी इस खबर पर जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली में 1 सीट का ऑफर दिया है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से सीधे तौर पर कहना आम आदमी पार्टी का कि भाई इस लिहाज से तो एक भी सीट उनकी नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पर गठबंधन का सम्मान करते हुए वो 1 सीट लोकसभा की कांग्रेस को ऑफर कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस की ओर से कोई जवाब मिलेगा? क्या कांग्रेस 6 सीटें छोड़कर महज 1 सीट का ऑफर अपनाएगी? क्या स्वीकार करेगी? क्या फिलहाल जवाब आना बाकी है। लेकिन मेरे साथ इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरें प्राइम टीवी पर लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी